हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट हम उसका डिस्कस कर चुके हैं और आज उसका सेकेंड पार्ट है। तो 7 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड और फिर थर्ड शिफ्ट की हम बात करेंगे। 6 और 7 सितंबर 2025 को नेचुरल साइंस का एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट भी अब आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो उसके PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर आर नेक्स्ट एग्जाम, जो कि 2026 में होगा। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी नेचुरल साइंस के नाम से, जिसमें हमने 6 की सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स। और अब 7 का फर्स्ट शिफ्ट का पहला पार्ट भी आ चुका है और आज हम दूसरा पार्ट उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ TGT मैथ्स के लिए पेडागोजी के सेक्शन को भी हम जो कि 10 मार्क्स का आता है DSSB में, वो भी डिस्कस करने। अगर आप लोग मैथ्स से भी बिलोंग करते हो तो उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट है और वीडियोस अपलोड हो रही हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है, इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लेना जाकर, वो आ चुका है पहले ही। द ब्लूइश कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू द रीज़न। आकाश का जो हमें आसमान का या आकाश का ब्लू कलर दिखता है वो किस कारण से दिखता है, ये क्वेश्चन है। ब्लू लाइट विद अ शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड इज स्कैटर्ड मोर स्ट्रांगली। इसका क्या मतलब है? लाल प्रकाश की तुलना में कम तरंगदैर्घ्य वाला नीला प्रकाश जो है वो अधिक तीव्रता से बिखरता है। तो जो ज़्यादा तीव्रता से बिखरेगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमें ज़्यादा दिखेगा, इसलिए है ना। रेड के मुकाबले जो है वेवलेंथ क्या है, कम है नीले प्रकाश की, तो वो ज़्यादा फैलता है। तो ब्लू लाइट विद अ शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड इज स्कैटर्ड मोर। जिसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कम, वो ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा स्कैटर्ड होगी, इसलिए में ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 ये कह रहा है व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर हम बात करते हैं एयर में किसकी, स्पीड ऑफ साउंड की, ठीक है, ध्वनि की चाल किसमें, हवा में, एयर में। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो ध्वनि की चाल है हवा में वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये याद रखना, ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर हवा में बढ़ेगी, ये आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इट ऑल्सो इंक्रीजेज, ये बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इफ़ दी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके सामने। इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो एट अ सर्टेन मोमेंट व्हाट कैन बी सेड अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का तात्कालिक वेग किसी निश्चित क्षण पर शून्य है तो उस वस्तु की तात्कालिक गति क्या होगी, उसके बारे में क्या कहा जाएगा। तात्कालिक वेग किसी मोमेंट पर क्या है, ज़ीरो, तो तात्कालिक गति के बारे में पूछा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो है एट एनी मोमेंट, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, वो भी ज़ीरो होगी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो स्पीड भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। When an object is placed at the focal point of concave mirror, when an object is placed at the focal point of a concave mirror, the image formed is at infinity. ठीक है, जब भी किसी वस्तु को आप अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखोगे, किस पर, अवतल दर्पण के फोकस पॉइंट पर रखोगे, तो जो प्रतिबिंब या इमेज बनेगी वो अनंत पर बनेगी, यानी इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज तो पूछा है कहाँ पर बनेगी, जब कोई कॉन्केव मिरर फोकल पॉइंट पर रखा जाता है तो इमेज उसकी इन्फिनिटी पर बनती है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक फील्ड strength at a point due to a magnetic dipole decreases with the cube of the distance from the dipole। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल डिक्रीज विद द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ठीक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है
वो द्विध्रुव से दूरी के घन के अनुपात में कम होती है यानी कि घटती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल कम होती है, डिक्रीज होती है विद द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल। हिंदी वाले फिर से सुन लो। किसी बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव से दूरी के घन के अनुपात में कम होती है यानी कि घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज a point where incident rays parallel to the principal axis meet after reflection। तो ये क्या क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्केव मिरर का वो उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर इंसिडेंट रे पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि किसके बाद मिलती है, रिफ्लेक्शन के। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो बिंदु होता है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज किसके पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहाँ पर मिलती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है, परावर्तन के बाद मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, Where does the citric acid cycle occur in eukaryotic cells? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो सिट्रिक एसिड का साइकिल होता है इसको क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइट्रिक एसिड चक्र जो होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, चलिए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डेराइव्ड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज। तो जो यहाँ पर आपकी उपग्रह की कक्षीय गति के लिए क्या पूछा है, यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डेराइव्ड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में सुनिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल इनके संतुलन से उपग्रह की कक्षीय गति का फॉर्मूला पूछा है। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया और एक हो गया अभिकेंद्रीय बल। तो इनके बैलेंस में, संतुलन से उपग्रह की जो कक्षीय गति का फॉर्मूला होता है वो होता है v=√gm/r। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of mirror always produces a virtual, upright and diminished image? किस प्रकार का दर्पण हमेशा आभासी, ठीक है, वर्चुअल यानी कि आभासी, अपराइट यानी कि सीधा, और डिमिनिश्ड यानी कि छोटा इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसी इमेज बनाता है, आभासी, सीधी और छोटी। ठीक है, आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन हायर प्लांट्स? शरीर उच्च पौधे जो होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, उनमें उत्सर्जन का प्राथमिक तरीका क्या होता है? ठीक है, तो उत्सर्जन का प्राथमिक तरीका इसमें क्या होता है, गैसियस डिफ्यूज़न। इसको कहेंगे हम गैसीय प्रसार। ठीक है, गैसीय प्रसार। तो जो उच्च पौधे होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें एक्सक्रीशन का प्राइमरी मेथड होता है गैसियस डिफ्यूज़न यानी कि गैसीय प्रसार। इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर हाउस होल्ड सर्किट? हाउस होल्ड सर्किट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल एप्लियांसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और समानांतर, जितने भी एप्लियांसेज हैं वो सब पैरेलल यानी समानांतर कनेक्ट होते हैं। दूसरा है, द लाइव वायर इज ऑलवेज ब्लू इन कलर। जो लाइव वायर होता है वो हमेशा ब्लू कलर का होता है। इन इंडिया ऑल द एप्लियांसेज ऑपरेट ऑन 500 वोल्ट। तो दोनों गलत हैं। हाउस होल्ड सर्किट के बारे में
केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि समानांतर यानी कि पैरेलल जो है सारे अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, अगर आपको ध्वनि की जो स्पीड है ना, ध्वनि की चाल जो है वो हवा में यानी कि एयर में बढ़ानी है, तो क्या बढ़ाना होगा आपको। ठीक है, तो अगर ध्वनि की चाल आपको हवा में बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी जो आर्द्रता होती है उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, आर्द्रता में वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस इज नोन एज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की जिसको किससे रिस्पॉन्ड करता है, एनवायरमेंटल चेंजेस को, किसी भी जीव की पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो करने की क्षमता ही संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी कहलाती है। किसी जीव की पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है उसे हम संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, Which of the following statements is true regarding the refractive index? It is dimensionless and varies with wavelength. इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस एंड वेरीज विद वेवलेंथ। ठीक, तो देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। तो जो अपवर्तनांक होता है वो उसका कोई आयाम नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है, चेंज होता है वेवलेंथ के साथ, यानी कि तरंगदैर्घ्य के साथ साथ ये बदलता रहता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट, फोटोट्रॉपिज्म। तो ये क्वेश्चन है, पौधों में, ठीक है, गति, प्रकाश की जो गति होती है और वृद्धि के लिए है ना, मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है और ग्रोथ जो होती है। ठीक है, विच टाइप ऑफ मूवमेंट, जो फोटोट्रोपिज्म होता है आपका, ये जिम्मेदार होता है फॉर मूवमेंट इन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, जो ग्रोथ होती है टूवर्ड्स लाइट प्लांट्स में उसके लिए जिम्मेदार होता है, उसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, माइटिलस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, पैलेसोपोडा। तो जो माइटिलस है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो माइटिलस जो है आपका पहली साइपोडा से बिलोंग करता है। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ये तो याद करने वाली ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, माइटिलस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, पहली साइपोडा। माइटिलस बिलोंग्स टू पहली साइपोडा। ऐसे करके 1-2 बार लिखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ साउंड वेव्स आर बियॉन्ड द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन हियरिंग रेंज। तो किस प्रकार की ध्वनि तरंगे मानव श्रवण सीमा की ऊपरी सीमा से भी परे होती हैं, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते, वो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। हमारी सुनने की क्षमता से भी बहुत ऊपर जो वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, इनको बोला जाता है। ठीक है, अब कमेंट में मुझे बताना कि इनकी रेंज क्या होती है, कितने हर्ट्ज से कहाँ तक होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका है, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। ये याद रखना, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप लोगे, अगर मान लो एक है वेक्टर ए और ए है, एक है वेक्टर बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पैरासाइट रिलेशनशिप।
तो यहाँ पर बात चल रही है परजीवी संबंध की विशेषता। जो परजीवी संबंध होता है, पैरासाइट रिलेशनशिप होती है, उसकी विशेषता पूछी है। द होस्ट इज हार्म्ड वाइल द पैरासाइट बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है, जो होस्ट होता है वो उसको तो हानि होती है, लेकिन जो परजीवी पैरासाइट होता है उसको बेनिफिट होता है। तो ये पैरासाइट रिलेशनशिप का एक विशेषता कह सकते हैं आप। होस्ट हार्म होता है और पैरासाइट बेनिफिटेड होता है। नेक्स्ट है, which of the following adaptations of porifera allows them to thrive in various aquatic biomes including both freshwater and marine environments। तो क्वेश्चन है कि जो पॉरीफेरा होता है उसके इनमें से कौन सा अनुकूलन है, पॉरीफेरा का इनमें से कौन सा अनुकूलन है जो उसे मीठे पानी और समुद्री वातावरण सहित विभिन्न जलीय बायोम में पनपने में केपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है। यानी जो पॉरीफेरा है वो मीठे पानी में भी सर्वाइव कर सकता है और समुद्री वातावरण में भी। तो उसको ये उसकी कौन सी एबिलिटी है जो उसे इस लायक बनाती है, तो वो है एबिलिटी टू फिल्टर फीड यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स। वो क्या करता है, विशेष कोशिकाओं का यूज़ करके फिल्टर मतलब फीड करता है, फिल्टर करके क्या करता है, फीड करता है। उसमें एबिलिटी है फिल्टर फीड करने की अपने स्पेशलाइज्ड सेल्स को यूज़ करके। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनारोबिक बैक्टीरिया। तो निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण अवायवीय जीवाणु है। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण अवायवीय जीवाणु है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनारोबिक बैक्टीरियम। तो वो है क्लॉस्ट्रीडियम। इसका नाम याद रखेंगे, क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, कौन है, क्लॉस्ट्रीडियम, इसका नाम याद रखना। क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनारोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की स्ट्रैटेजी इन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज। जलीय जो संसाधन है उनके सतत प्रबंधन में, उनके मैनेजमेंट में प्रमुख जो स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकती है। एक्वेटिक रिसोर्सेज जो हैं, जलीय संसाधन जो हैं, उनके प्रबंधन में, सस्टेनेबल मैनेजमेंट में मेन स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो मेन स्ट्रैटेजी होगी इस्टेब्लिशिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़। जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको इस्टेब्लिश करना। ठीक है, अगर हमें एक्वेटिक रिसोर्सेज को सस्टेनली मैनेज करना है तो हमें क्या इस्टेब्लिश करने होंगे, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, उनको हमें स्थापित करना होगा। अगला है क्वेश्चन, विच फैमिली ऑफ डिप्टेरा इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। तो जो आपका डिप्टेरा होता है, इसकी कौन डिप्टेरा के किस परिवार को मलेरिया के संचरण से सबसे अधिक जोड़ा जाता है, तो वो है कोलिसीडे। ठीक है, जो कोलिसीडे है ये फैमिली है डिप्टेरा की, जो कि कॉमनली एसोसिएट है मलेरिया को फैलाने या ट्रांसमिट जो है करने के लिए। ठीक है, तो नाम याद रखना, इसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, कोलिसीडे इसको आप बोल सकते हो, कोलिसीडे। ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन फैमिली ऑफ डिप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, The process of formation and development of red and white blood cells beginning in the early embryonic stage is referred to as hematopoiesis. हेमेटोपोइसिस। ठीक है, तो जो भ्रूण का प्राथमिक चरण होता है उससे शुरू होने वाली लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के निर्माण और विकास की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी सेल्स बिगनिंग कब शुरू होती है, अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, भ्रूण के प्राथमिक चरण में, इसको हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन एनिमल हस्बेंड्री इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग डिजीज रेजिडेंस इन लाइव स्टॉक। ये कहता है पशुपालन में, ठीक है, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में इनमें से कौन सी प्रथा जो है वो पशुधन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी है? तो वो है प्रथा सेलेक्टिव ब्रीडिंग। पशुपालन में कौन सी ऐसी टेक्निक है जो प्रथा है पशुधन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव है? तो उसका नाम है क्या? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, जो ब्रीडिंग यानी कि जो प्रजनन होता है वो चयनात्मक रूप से, वो चयनात्मक प्रजनन के द्वारा, ठीक है। तो अगर जानवरों में, पशुपालन में सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाए तो वो मोस्ट इफेक्टिव होती है फॉर इम्प्रूविंग डिजीज रेजिडेंस इन लाइव स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके सामने, इन अ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप द कंडीशन वेयर द पैरासाइट हार्म्स द होस्ट एंड डिस्ट्रॉयज द गोनाड्स इज टर्म्ड एज पैरासाइट कास्ट्रेशन। ठीक, तो इसको देखो, ये क्या क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो होस्ट परजीवी संबंध होता है वह स्थिति है जहाँ परजीवी जो है होस्ट को नुकसान पहुँचाता है और उसके जननांगों को नष्ट कर देता है, और इसको बोलते हैं पैरासाइट कास्ट्रेशन, यानी कि परजीवी नपुंसकता। परजीवी नपुंसकता, ये याद रखना, ठीक है। एक होस्ट पैरासाइट रिलेशन में वो कंडीशन जहाँ पर पैरासाइट हार्म करता है होस्ट को, डिस्ट्रॉय करता है उसके जोनाट्स को, उसको परजीवी नपुंसकता या पैरासाइट कास्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो जो इनमें से कौन सा विकल्प है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? शरीर को रोगजनकों और बाहरी पदार्थों से बचाना, टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस occurs when plants are self pollinated? ऑटोगैमी। तो पौधों में जो ये सेल्फ पॉलिनेटेड यानी कि स्वपरागण होता है, पौधों में स्वपरागण होने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सा प्रोसेस होता है जब पौधों में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। तो उसमें जो प्रोसेस होता है स्वपरागण के दौरान जो प्रोसेस होता है ऑटोगैमी, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। द प्रोसेस व्हेन प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड इज कॉल्ड ऑटोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, व्हाट टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एमिशंस। तो क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्सर्जन से कण पदार्थ को हटाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करते हैं? जो इंडस्ट्रियल एमिशन हो रहा है उससे जो कण निकलते हैं उन पदार्थों को हटाने के लिए किस वायु प्रदूषण नियंत्रण टेक्निक का यूज़ करते हैं? तो वो टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर। ठीक है, इस टेक्निक का नाम याद रखेंगे। ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर। ये कॉमनली यूज़ होती है टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एमिशन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर क्या है? तो ये पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, ये आपको एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसको एयर पोल्यूशन वैसे भी दिल्ली की वजह से बहुत चर्चा में है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। Then according to this rule, the forefinger and the center finger represent the direction of what?
तो सवाल है आपका कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसका यूज़ किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे गए धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा को जानने के लिए। इस नियम के अनुसार चौथी उंगली और मध्य उंगली किस दिशा को शो करती है, ये क्वेश्चन है। तो जो आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को और जो आपकी सेंटर फिंगर है वो करंट को यानी कि धारा को शो करती है। यानी जो फोर फिंगर होगी वो आपके चुंबकीय क्षेत्र को और सेंटर फिंगर आपके धारा को शो करेगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो दोबारा सुन लो। फ्लेमिंग के लेफ्ट राइट हैंड रूल से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रहे हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी, करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इट इज टिपिकली अ कंडक्टर। तो ये क्या कह रहा है कि अगर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान के साथ बढ़ती है तो वो आमतौर पर क्या होगा, एक कंडक्टर यानी कि एक चालक होगा। ये आपको याद रखना है। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर तो वो क्या होगा, आमतौर पर एक कंडक्टर यानी कि चालक होगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो जो लिम्फॉइड अंग होते हैं उनके बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है और ये सही नहीं है तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। हम सेकंड स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, स्वॉलन और पेनफुल लिम्फ नोड्स आर अ साइन दैट द इम्यून सिस्टम इज एक्टिव। सूजी हुई या दर्दनाक लसिका ग्रंथियां इस बात का संकेत देती हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय है। ये सही बात है। नेक्स्ट है आपका स्प्लीन स्टोर्स एंड ब्रेक्स डाउन प्लेट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड अमंग अदर थिंग्स। ये कह रहा है कि प्लीहा जो होती है, स्प्लीन जो होती है, प्लीहा उन प्लेटों को संग्रहित और विघटित करता है जो अन्य चीज़ों के अलावा रक्त का थक्का जमने के लिए भी जिम्मेदार है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, bone marrow is a sponge like tissue found inside the bone and is included in primary lymphoid organs। कहता है कि जो अस्थि मज्जा हड्डी होती है वो अस्थि मज्जा जो है वो हड्डी के अंदर पाया जाने वाला स्पंज जैसा एक ऊतक होता है और ये प्राथमिक लसिका अंगों में शामिल होता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी जो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन दैट अफेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। तो वो जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को इनमें से अफेक्ट करेगा पानी को, वो मेजर सोर्स क्या है इनमें से, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, मतलब जो कृषि का अपवाह है वो। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन देखो अफेक्ट नहीं करेगा वाटर को, अर्बन डेवलपमेंट भी नहीं करेगा, डिफॉरेस्टेशन करेगा, लेकिन वाटर पॉल्यूशन की बात हो रही है तो उसमें एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो है, जो कृषि से निकलता हुआ पानी है, अफवाह है, वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ड्रिंकिंग वाटर को ज़्यादा पल्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशंस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी ऑफ मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली ऑफ द एनवायरमेंट। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुकूलन जो है वो मुख्य रूप से स्तनधारियों को पर्यावरण से स्वतंत्र रूप से अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। तो जो उनके फर होते हैं, फर या हेयर कवरिंग जो होती है वो उनको इस चीज़ से बचाती है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर उनका रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ अ बोन इज कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव शीथ विच इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। तो हड्डी की सतह एक सुरक्षात्मक परत से ढकी होती है। जो हड्डी की लेयर होती है ना वो एक सुरक्षात्मक परत से ढकी होती है और उस परत को हम पेरियोस्टियम कहते हैं। ठीक है, द सरफेस ऑफ बोन जो कि कवर होती है प्रोटेक्टिव शीथ से, परत से, उसे
पेरियोस्टियम कहते हैं। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि पेरियोस्टियम क्या है, तो ये सरफेस ऑफ बोन है जो इस सरफेस बोन को कवर करता है, जो कि प्रोटेक्टिव शीथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शीप nostril fly is known to harm its host as it deposits its dash in the nostrils। तो क्वेश्चन कहता है कि भेड़ की नाक में पाई जाने वाली मक्खी अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ये अपनी गंदगी को नाक के छिद्रों में कहाँ पे जो है जमा कर लेती है। डिपॉजिट, वो अपनी किस चीज़ को नाक के छिद्रों में डिपॉजिट कर लेती है? लार्वे को। ठीक है, किसको? लार्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ गए क्वेश्चन आप? ठीक है, भेड़ की नाक में पाई जाने वाली जो मक्खी होती है वो अपनी होस्ट को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ये अपने लार्वा को नाक के छिद्रों में जमा कर लेती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो इनमें से कौन सी कोशिका मुख्य रूप से अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो वो होते हैं टी सेल्स। याद रखेंगे, टी सेल्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एमिशंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर होल ओवर अंटार्कटिका। तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किसके लिए जिम्मेदार है? ओजोन लेयर में छेद के लिए जिम्मेदार है। और ये जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है ये कौन से एरिया में हो रहा है? ये अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग रिकेट्सिया। कौन सा स्टेटमेंट रिकेट्सिया के संबंध में सही है? तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। दे रिक्वायर अ होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन एंड आर ऑफन ट्रांसमिटेड बाय ऑर्थोपॉड वैक्टर्स। ये कहता है कि जो रिकेट्सिया के बारे में, प्रजनन के लिए उन्हें एक होस्ट की ज़रूरत होती है और वे अक्सर ऑर्थोपॉड वाहकों द्वारा फैलते या ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत ज्वर नामक रोग का वाहक है, यानी कि वेक्टर है? पीत ज्वर, तो ये है एडीज एजिप्टी। इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। एडीज एजिप्टी जो होता है ये पीत ज्वर नामक रोग के लिए वाहक होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। तो भाई सवाल बहुत ही बेसिक सा है कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सी कृषि टेक्निक जो होगी वो सबसे बेहतरीन है इन चारों में से? तो वह क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसलों की अदला बदली करके पैदावार करना। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से भी काफ़ी सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा आप नोटिस कर लेना। ठीक है, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कहता है, विच मेटाबॉलिक पाथवे इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। कह रहा है कि ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा चयापचय मार्ग जिम्मेदार है? तो ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस है आपका ये जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे? ग्लाइकोलिसिस, इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द इंसेक्ट्स दैट बिलोंग टू द ऑर्डर हेमिप्टेरा आर नोन टू हैव टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि हेमिप्टेरा गण से संबंधित जो कीट होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं जिनको पियर्सिंग और सकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग। द इंसेक्ट्स दैट बिलोंग टू द ऑर्डर हेमिप्टेरा आर नोन टू हैव पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथडोलॉजी के आएंगे, इनको फटाफट से देख लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्ञान रचना में प्राधिकरण की भूमिका का वर्णन करता है? तो ज्ञान रचना यानी कि नॉलेज क्रिएशन की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा जो है वो कथन ज्ञान रचना में प्राधिकरण की भूमिका बता रहा है? तो ज्ञान माता पिता, शिक्षकों या लीडरों से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान केवल स्वयं या खुद से पढ़ने से आता है? नहीं,
ज्ञान को सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। प्राधिकार को सदैव अस्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि जो ज्ञान है माता पिता, शिक्षकों या लीडरों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक अवधि में बच्चों द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बच्चों ने जो काम किया उसके रिकॉर्ड्स को रखना पोर्टफोलियो कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक टाइम पीरियड में बच्चों ने जो भी काम किया उनको एक रिकॉर्ड्स में रखना, इकट्ठा करके, वो पोर्टफोलियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी विद्यालय के विषय का शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट, विषय का शिक्षण शास्त्र का क्या मतलब है? पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट। तो ये किसको बताती है? ये किसी विशिष्ट विषय को प्रभावी तरीके से पढ़ाने की विधि और सिद्धांत को बताती है। क्या है पेडागोजी? यही तो है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप किस तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, डैश एक विशेष प्रकार के अधिगम की कठिनता का प्रतिनिधित्व करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी बताता है जिसमें किसी भाषा को पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने के बारे में आवश्यक भाषा कौशल का अधिग्रहण प्रभावित होता है। यानी कि उसको भाषा को पढ़ने में, लिखने, सुनने और बोलने में से जो है उसमें दिक्कत होती है, वो प्रभावित है, तो वो पाठन वैकल्य होता है। पाठन वैकल्य या डिसलेक्सिया, जब पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने की आवश्यक भाषा कौशल का जिसमें कोई चीज़ क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये होता है डिसलेक्सिया यानी कि पाठन वैकल्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है, अ सोसाइटीज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज रेफर्ड टू एज। सोसाइटी की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी कि भाषा में विविधता होना, ये किस बात को रेफर करता है? सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि उस सोसाइटी में मल्टीलिंगुअलिज्म होगा, यानी कि बहुभाषिकतावाद उसमें होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब ये कि एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा भाषाओं का उपयोग होना, तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म में आ जाएगा। सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की बात है तो सोसाइटियल मल्टीलिंगुअलिज्म। विच ऑफ दिस बेस्ट exemplifies मीडिया बेस्ड जेंडर बेस्ड सोशलाइजेशन? जेंडर से एक सवाल आपकी पेडागोजी में आता ही आता है, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी हो, नेचुरल साइंस हो, सोशल साइंस हो, तो जेंडर टॉपिक ज़रूर आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो ये कहता है कि बेस्ट एग्जाम्पल है मीडिया बेस्ड जेंडर बेस्ड सोशलाइजेशन का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा, स्टीरियोटाइपिंग विमेन इन डोमेस्टिक रोल्स इन एड्स। अब देखो, मीडिया में, एड्स में क्या दिखाते हैं कि विमेन जो है वो खाना बना रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, तो इस तरह के एड्स दिखाना इस स्टीरियोटाइप को बढ़ाते हैं। इसको जेंडर बेस्ड सोशलाइजेशन कहते हैं, स्टीरियोटाइप। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द करिकुलम्स फ्लैक्सिबिलिटी प्रिंसिपल द करिकुलम शुड। तो करिकुलम फ्लैक्सिबिलिटी प्रिंसिपल मतलब कि जो आपका पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए, लचीला, जो रिजिड ना हो कि पर्टिकुलर मेथड से पढ़ाया जाएगा या पर्टिकुलर ही चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो ये जो करिकुलम है ये एडजस्ट होना चाहिए टू दी शिफ्टिंग नीड्स ऑफ लर्नर एंड सोसाइटी। जैसे सोसाइटी की ज़रूरतें बदलें, लर्नर्स बदलें, उनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सके, वही करिकुलम फ्लैक्सिबिलिटी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण पद्धति के रूप में जो सिमुलेशन होता है, अनुरूपण, उसमें क्या शामिल होता है? तो सिमुलेशन में आता है प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अधिगम के लिए प्रमाणिक परिदृश्यों का सृजन, यानी कि हैंड्स ऑन लर्निंग आता है। ठीक है, क्या आता है? हैंड्स ऑन लर्निंग। नेक्स्ट, तो अनुरूपणीय सिमुलेशन में हमने क्या बताया? हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए प्रमाणिक परिदृश्यों का सृजन किया जाता है, यानी कि प्रूफ्स के साथ दिखाकर, है ना, विजुअल्स के साथ जो है इसको क्रिएट किया जाता है और बच्चों को दिखाकर, अनुभव करा कर पढ़ाया या सिखाया जाता है सिमुलेशन में। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत द्वारा प्रदत्त मुख्य व्याख्याएं इनमें से क्या हैं? तो इनमें से पियाजे ने इसकी बात बिल्कुल भी नहीं की, बच्चे संसार से सीखते हैं और व्याख्या करते हैं, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आता है। ये बात आती है कि बच्चे संसार से सीखते हैं और उसको व्याख्या या एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कौशल आधारित शिक्षण साधन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्किल बेस्ड टीचिंग मटेरियल। तो वो है एक मॉडल द्वारा निर्देशित कौशल, एक मॉडल के द्वारा आप जो है
बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये कौशल आधारित शिक्षण साधन में आएगा, स्किल बेस्ड टीचिंग में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 7 सितंबर की शिफ्ट 1 है वो कंप्लीट होती है। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा देखो आप को मैं बता दूँ पूछे नहीं जाते, बट आई एम ट्राइंग कि मैं जब आपको ये सारी शिफ्ट्स करा दूँ, 2 शिफ्ट्स और बची हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट आपको करा देंगे। ठीक है, फिज़िक्स के देखो जो मैं आपको करा सकती हूँ वही मैं आपको बताऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो सारी शिफ्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनको मैं करा दूँ। ठीक है, बाकी और नए क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पर तो PYQs अभी चल रहे हैं, बाकी नए क्वेश्चंस भी हम करेंगे। सो गाइज़ आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर आपको आगे इसी तरह से हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की अपने एग्ज़ाम तक। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो है आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकेंडली, अगर आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो, चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का, तो प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, जिससे हम और लोगों तक अपनी वीडियोस को और अपनी क्लासेस को पहुंचा पाएँ। आपके एंड से बस इतना ही आपसे सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर और आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपकी तैयारी तक, एग्ज़ाम तक हम आपके साथ यहीं पर हैं, लगे हुए हैं लगातार। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो भी अपडेट्स आती हैं रिगार्डिंग और एग्ज़ाम्स वो आपको तुरंत ही दे दी जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करिए, बहुत जल्दी आने वाली है, तो लगातार पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।